जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। निशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश भर के 1,50,000 छात्रों को मिला लाभ। उत्तराखंड में पुलिस ग्रेड पे और पीआरटी मानदेय पर फैसला लेंगे सीएम धामी। लंबे समय से चल रही मांग। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कांग्रेस में 45 दावेदारों के नाम पर बनी सहमति। नए साल में जारी होगी सूची। उत्तराखंड को नए साल पर तोहफों की बरसात। सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से महंगा नहीं होगा इलाज। कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर हुआ निर्णय। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर संकल्प। हर द्वार के लिए 22 संकल्पों को करें साकार। निभाएं जिम्मेदारी। टीका लगवाएं, कोविड भगाएं। नए साल के जश्न में डूबी क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। रात 11 बजे तक बाजार रही गुलजार। पर्यटकों से गुलजार रहे पर्यटक स्थल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे हैं। और यह अहम खबर आपको बता दें, रायपुर रोड देहरादून में किया गया जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना का भी शुभारंभ किया गया है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के खातों में 12,000 की धनराशि भेजी गई है। डीबीटी के माध्यम से भेजी गई धनराशि प्रदेश भर के 1,50,000 छात्रों को लाभ मिला है। 1 अरब से ज्यादा की धनराशि का आवंटन हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए साल के मौके पर नए छात्रों को जो बड़ी सौगात सौंपी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई से संवरेगा छात्रों का भविष्य। 3 अरब से ज्यादा को ये फायदा मिलेगा। और नए साल के मौके पर छात्रों को बड़ी सौगात। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बालिका इंटर कॉलेज पहुंच चुके हैं। और राजपुर रोड देहरादून में किया गया जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। और निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना का शुभारंभ जो है वो किया गया है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के खातों में 12,000 की धनराशि भेजी गई है। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। और डीबीटी के माध्यम से ये धनराशि भेजी गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, प्रदेश भर के 1,50,000 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। साल का पहला दिन और लालकुआं विधानसभा में ट्रांसपोर्ट नगर में लोगों की समस्या सुनने पहुंचे युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी। लोगों ने उनको अपनी समस्या बताई और कोश्यारी ने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्दी ही इनकी समस्या के निस्तारण की भी बात कही है। साथ ही रेलवे के उच्च अधिकारियों और फॉरेस्ट के उच्च अधिकारियों से जल्द वार्तालाप की जाएगी और समस्या का समाधान भी किया जाएगा। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी लालकुआं मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर साइड में आ रखा था। यहाँ पे हमारे जो भाई हैं, इन लोगों की थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जिनके तहत इन लोगों को यहाँ पे अपने काम करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए है, टेम्प्रेरी स्कोप बनाने के लिए। तो मेरी फॉरेस्ट के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी में सबको साथ रख के ही कार्य किए जाते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो भी समस्याएं मैं पूरी कर पाऊँ। कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण से रुद्रप्रयाग जिले का मरोठा गांव दहशत में है। टनल में किए जा रहे विस्फोटों के चलते ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। और अब तक विस्फोट से 1 दर्जन ग्रामीणों के आशियानों में दरारें पड़ने से उन्होंने अपने आशियाने छोड़ दिए हैं। जबकि गौशालाओं के क्षतिग्रस्त होने से मवेशियों को भी बेच दिया है। ऐसे में ग्रामीणों के सामने आजीविका का संकट भी गहरा गया है। और प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। तो वहीं जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि रेल लाइन निर्माण कार्य से मरोड़ा गांव में नुकसान की सूचना मिलने पर स्थिति का जायजा लिया गया। और रेलवे विकास निगम को जरूरी सुरक्षा इंतजाम के निर्देश भी दिए गए। साथ ही जो परिवार अन्यत्र शरण ले रहे हैं, अन्य जगह पर शरण ले रहे हैं, उन्हें स्थायी व्यवस्था होने तक RVNL किराया देगा। मरोड़ा गांव में जो कुछ रेलवे निर्माण कार्यों की वजह से कुछ घरों में दरारें पड़ी हैं, तो रेलवे को तत्काल निर्देश दे दिए गए हैं कि उन घरों को रिसेटलमेंट कर लिया जाए। रेलवे के द्वारा कार्रवाई भी करी जा रही है। जो मकान खतरे की जद में है, और सभी गाँव वासियों से बात करते हुए जो मकान खतरे की जद में है उनको टेम्परेरीली रेंट पे भी शिफ्ट कर दिया गया है। और जिसका रेंटल का भुगतान रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
शफीकुर रहमान नेता समाजवादी पार्टी की ओर से नववर्ष 2022 एवं गणतंत्र दिवस की सभी देश, प्रदेश और महानगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपील, कोरोना को लेकर सभी लोग सावधानियां बरतें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता 125 कैंट विधानसभा बरेली की संभावित प्रत्याशी और जाने माने छात्र नेता और किसान के बेटे अनुराग सिंह नीटू जी की तरफ से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहित कुमार पांडे, अध्यक्ष किसान मोर्चा, करनैलगंज, गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव वर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत नगला हाजी एवं हर्षवर्धन प्रशांत, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नगला हाजी फतेहाबाद, आगरा की तरफ से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। लाखन सिंह वर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत स्वारा टडावली फतेहाबाद, आगरा की तरफ से सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल परिहार, ग्राम विकास अधिकारी, मेवली कला फतेहाबाद, आगरा और मुकेश कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत मेवली कला फतेहाबाद, आगरा की तरफ से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीता देवी, प्रधान ग्राम पंचायत रिहावली फतेहाबाद, आगरा और धर्मवीर राजपूत, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रिहावली फतेहाबाद, आगरा की तरफ से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयपाल वर्मा, प्रधान पति, ग्राम पंचायत लोहिया उझावली फतेहाबाद, आगरा की तरफ से सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को राजू वर्मा, ठेकेदार, जय माता दी हार्डवेयर स्टोर फतेहाबाद की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गौतम सिंह निषाद, संभावित प्रत्याशी 93 विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद और प्रदेश उपाध्यक्ष फिशरमैन कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश कुमार शर्मा, जनसेवक, 93 विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद, आगरा की तरफ से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को नए साल, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज साल 2022 का पहला दिन है और पिछले साल की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं और जो सरकार द्वारा इस साल में विकास कार्य किए गए हैं उनको आगे भी जारी रखा जाएगा। नए साल में भी देश का और उत्तराखंड का विकास होगा। इस बार अंतिम दिन है और कल से हमारा जो कैलेंडर का नया साल शुरू होने वाला है। मैं सभी को, प्रदेशवासियों को, सभी इस आने वाले 9 वर्ष बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नए साल का जो काम हमारा लगातार चल रहा है, हम अपने सारे टारगेट पुराने साल में ही पूरे कर रहे हैं और नए साल में ही पूरे करेंगे। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही 17,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि उन्होंने 17,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, साथ ही बहुत सारी सौगात उत्तराखंड को सौंपी है। नहीं, उस पर देख रहे हैं, उस पर सभी से बात करेंगे। सर, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हल्द्वानी की रैली, उसका मैसेज आप बतौर मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 17,500 करोड़ रुपए की बहुत सारी परियोजनाओं को जो है कल शिलान्यास और लोकार्पण दोनों ही किया है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी लखवाड़ योजना जो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, बरसों से रुकी हुई थी, उस योजना को स्वीकृति मिल गई है और 5700 करोड़ से भी ज़्यादा की योजना है। इसके साथ साथ एम्स का सैटेलाइट सेंटर का भी कल उन्होंने शिलान्यास किया है, पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया है, लगभग 9,000 करोड़ रुपए की बड़े हाईवे और रोडों का भी उन्होंने शिलान्यास किया।
और गंगोत्री विधानसभा के डूंडा ब्लॉक में कर्नल अजय कोठियाल की विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कर्नल कोठियाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बर्बादी के लिए दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। 21 साल से दोनों पार्टियों ने जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार में आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे। इस प्रकार से लोग महिलाएं छत में दूसरी मंजिल उसके ऊपर खड़े होकर के और फूल फेंक रही थी। किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन हमारे साथ चल रहे थे, आज मंच पे बैठे हुए हैं। किस प्रकार से सारे युवा एक जोश पैदा कर रहे थे, कर्नल सर आप चिंता मत करो, आप खाली आगे बढ़ते रहो, हम साथ में है ना, तो आपको तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये सब चीजें मैं देख रहा था तो वाकई में बहुत ज्यादा हौसला बढ़ा। और हरिद्वार के शुक्रोत नदी में अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। लगातार हो रही शिकायतों के बाद अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। मौके पर पहुंची के न्यूज की टीम के साथ खनन माफियाओं ने अभद्रता की और कैमरा बंद करने की बात कही। आम आदमी पार्टी के बार बार सवाल उठाए जाने के बाद भी सरकार का इस पे कुछ न बोलना इस बात को दर्शाता है कि सरकार खुद अवैध खनन में लिप्त है। कल मैं एक सुक्रोत नदी में गया, जिसमें जो हरिद्वार जिले के अंदर आती है सुक्रोत नदी, वहां पे मैंने लाइव देखा और परसों ही जाके देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि उस नदी में वो लगभग 150 फीट नीचे नदी जा चुकी है। इतना उसमें खनन हो चुका है, जबकि 5 फीट तक उसको अलाउ होता है खनन करने का, लेकिन वो नदी जो है लगभग 30 फीट 35 फीट 40 फीट और 150 फीट तक नीचे जा चुकी है। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इतना अवैध खनन आखिर हो कैसे रहा है। और दिन दहाड़े खनन हो रहा है, दिन दहाड़े भरी दोपहरी में वहां खनन लगातार चल रहा है। और रात के अंधेरे में भी, खासकर रात के अंधेरे में उस खनन को अंजाम दिया जाता है। बहुत ताज्जुब की बात है। और लगातार पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार के मंत्री इस मुद्दे को उठा चुके हैं, विधायक इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लगातार सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को लगातार अलग अलग जगह पे पूरे प्रदेश भर से खबरें आती हैं कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, इस जगह पे इस नदी पे अवैध खनन हो रहा है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी इस समय चुपकर सिंह धामी हो चुके हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे पे पूरी तरीके से चुप्पी साध गए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सेमिनार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पर काम करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए हम विभागों से अगले 10 साल प्लान बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया तो 2031 में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य होगा। आयोजित किया जा रहा है उस सेमिनार में बहुत सारे सत्रों में अलग अलग चर्चाएं होने वाली हैं। 28,528 करोड़ रुपए का उनका 21 और 22 का जो बजट बना है, उस बजट के आधार पर बहुत सारी योजनाओं को पोषित करते हैं। मैंने भी सेमिनार में सभी लोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हुए हैं, कि सीधे सीधे जो हमारे सीमांत में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, आम आदमी, सामान्य आदमी, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारी इन योजनाओं को और ज़्यादा नीचे तक ले जाने के लिए सभी को उसमें काम करना है। सभी लोग इस पर काम करें। होम स्टे हमारा आज एक प्रमुख हमारी प्रैक्टिस में आ रहा है। होम स्टे हमारे यहाँ का प्रमुख एक आजीविका का कारण बनने वाला है, आगे चलकर आर्थिकी, इकोलॉजी दोनों को जोड़ने वाला, और उससे हमारे राज्य का काफ़ी चीज़ें रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी सृजन होने वाला है। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आपका ही मजा आएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हैप्पी न्यू ईयर। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में,
2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नोएडा प्राधिकरण में आपको बता दें कि ये खबर सामने आई थी और अब रुक करते हैं एक और खबर का। नए साल की शुरुआत उत्तराखंड कांग्रेस सामूहिक उपवास के साथ करेगी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने बताया कि कल महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलित उत्पीड़न और पेंशनधारियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किए जाने के विरोध में कांग्रेस जन गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगे। तो वहीं राज्यवासियों की खुशहाली के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बारे में कुछ कहूं उससे पहले मुझे आप सबको यह अवगत कराना है कि कल उन तमाम मुद्दों पर, चाहे वो हमारे दलित परिवारों का उत्पीड़न हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कुशासन हो, भ्रष्टाचार हो, जिन मुद्दों का जिक्र आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की 2021 की आखिरी बैठक हुई और मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन 26 प्रस्तावों में नरेंद्रनगर में लॉ कॉलेज, वृद्धा और विधवा पेंशन, योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल रहे हैं। मंत्रिमंडल में तकरीबन 25-26 मामलों पर निर्णय लिया गया और कुछ मामले मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। जिन महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय हुआ है उसमें हॉस्पिटल्स में जो हर वर्ष 10% जो प्रिस्क्रिप्शन के जो वो फॉर्मेट था, पर्ची जिसे कहते हैं, उसकी जो बढ़ानी वृद्धि की जाती थी, उस वृद्धि किए जाने को स्थगित करने का निर्णय लिया। जो बढ़ता था 10% उसको। देश भर में नए साल के जश्न चल रहे हैं और मनाया जा रहा है जश्न जोरों शोर से। उत्तराखंड राज्य में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कई फिल्मी सितारे भी इन दिनों पहाड़ों का दीदार करने के लिए यहां पर पहुंचे। हाल ही में शिल्पा शेट्टी भी अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने आई थी। फिल्मी जगत और पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है और इन सब के बीच ओमिक्रॉन और कोरोना ने राज्य सरकार की चिंता को बढ़ा रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना और ओमिक्रॉन की दहशत के बीच देश भर में नए साल के आगमन की तैयारियां चल रही हैं। नए साल के आने की खुशी के बीच लोगों में कोरोना और ओमिक्रॉन का डर है। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और फिल्मी सितारे यहां पहुंच रहे हैं।
बाहर से आ रहे पर्यटकों की वजह से संक्रमण फैलने की आशंका काफी है और उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे होटल की बुकिंग सुनिश्चित होने के बाद ही नैनीताल और मसूरी जाएं। नैनीताल और मसूरी टूरिस्ट प्लेस होने के नाते नए साल को यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो कृपया करके हमने एक योजना बनाई है कि नैनीताल और मसूरी वही लोग आए जिनके पास होटल की बुकिंग है। बाकी लोग आएंगे नहीं तो उनको बुकिंग मिलेगी, ठंड इतनी ज्यादा है फिर उनको सड़कों में भटकना पड़ेगा और उससे ट्रैफिक जाम बढ़ेगा हमारा। तो ये हमारी अपील को सुने। दूसरा, देहरादून पुलिस ने भी और नैनीताल पुलिस ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पे, उत्तराखंड पुलिस के पेज पे एक अपना ट्रैफिक प्लान जारी किया है। आने वाली इस जनवरी फर्स्ट वीक में लगता है आचार लग जाएगी, तो उसको लेकर कितनी तैयार है पुलिस और किस तरह के निर्देश तमाम थाने चौकियों और उनको दिए गए? हम तो पहले से ही चुनाव की तैयारी के मोड में आ चुके हैं। अपराधियों की शिकंजा कसा जा रहा है, आपको पता है कितने हमने अभियान चला करके उसको किया है। आगे वो प्रिवेंटिव कार्रवाई बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 59 मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि 4 ओमिक्रॉन मरीजों की RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 222 हो गई है। इन सब के बीच राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारी में लगे हैं। इन्हीं तैयारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून के बाद हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। यही हाल अन्य दलों का भी है, जहां तैयारियों को लेकर बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने राज्य में तय समय के बाद चुनाव कराने का फैसला लिया है। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से बढ़ते मामलों को देखकर रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। देखिए, सरकार ने व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड में प्रवेश करेगा उसके पास डबल वैक्सीनेशन की रिपोर्ट होनी चाहिए, अन्यथा उसका RT-PCR टेस्ट होगा और उसके बाद ही वो उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएगा। उसके साथ साथ सीमित संख्या में लोग आए, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि जिन लोगों की पहले से होटल्स में बुकिंग है वही केवल आ सकते हैं। जिनकी होटल्स की बुकिंग का प्रमाण नहीं होगा उनको आने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ ज्यादा रात को भीड़ भाड़ ना हो, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि नव वर्ष से संबंधित जो भी कोई कार्यक्रम है वो रात्रि 10 बजे तक ही हो सकेंगे। रात्रि 10 बजे के बाद ये कार्यक्रम नहीं होंगे। तो सारी चौकसी बरत रही है सरकार और पूरी व्यवस्थाएं बनाई है शासन प्रशासन ने, और मुझे लगता है कि हम कोरोना को मात देने में सफल होंगे। देखिए, नया साल है, टूरिस्ट प्रदेश के अंदर आता है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई तैयारी नहीं है जिसको हम ओमिक्रॉन को रोक सकें, क्योंकि पिछले ये सबने देखा, पिछले समय में प्रदेश की जो सरकार रही है ये कोरोना को रोकथाम में नाकारा साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना बेड की इनके पास पर्याप्त मात्रा थी, ना या ICU थे, ना वेंटिलेटर थे, ना या दवाइयाँ मिल पाई। लेकिन सरकार को ये चाहिए, चुनावी वर्ष है, क्योंकि चुनाव के समय में रैलियां भी हो रही है, प्रधानमंत्री यहाँ पे 2 बार उत्तराखंड के अंदर आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको रोकथाम, कोरोना रोकथाम के लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जिसको हम आगे बढ़ने से रोक सकें। इसलिए सरकार को अभी भी समय है कि अभी जो ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए सरकार कोई ऐसी नीति बनाए जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी भी स्वास्थ्य की रक्षा करे, और जो यहाँ पे प्रदेश में जो कोरोना को रोकथाम में भी हम कोई कारगर नीति बना सके। इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार को समय रहते इस पे कोई निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो प्रदेश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। देखना होगा राज्य सरकार नए साल के जश्न और अगले साल विधानसभा इलेक्शन की तैयारियों के बीच कोरोना और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए क्या कुछ फैसले लेती है। क्या राज्य सरकार नियमों को सख्त करेगी? क्या राजनीतिक दल अपने चुनावी कार्यक्रमों पर रोक पाएंगे? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।